टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। देखो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के सारे प्रोविजंस कौन से सेक्शन में डिस्क्राइब कर रखे हैं, सेक्शन नंबर 52 ऑफ CGST एक्ट 2017। सेक्शन 52 में सारे अपने को टीसीएस के प्रोविजंस है। टीसीएस के प्रोविजंस केवल और केवल ई कॉमर्स ऑपरेटर पर एप्लीकेबल होते हैं। देखो ये हमेशा ध्यान में रखना कि आपकी जो टीसीएस के प्रोविजंस है वो ई कॉमर्स प्रोवाइडर पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पर एप्लीकेबल होते हैं। ई कॉमर्स प्रोवाइडर का और ई कॉमर्स ऑपरेटर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो अगर कोई अपना खुद का वेबसाइट बना के फिर गुड सेल करता है तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स प्रोवाइडर, सॉरी ई कॉमर्स प्रोवाइडर अगर खुद की वेबसाइट बना ली और मैं अपनी खुद की वेबसाइट बना के अपने खुद के गुड्स मार्केट में सेल कर रही हूँ तो उसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स प्रोवाइडर। बट अगर मैं किसी और का गुड्स यहाँ पर सेल कर रही हूँ तो मैं केवल एक चैनल प्रोवाइड करा रही हूँ। केवल क्या प्रोवाइड करा रही हूँ? एक चैनल प्रोवाइड करा रही हूँ और इस चैनल के थ्रू गुड्स क्या होते हैं मार्केट में सप्लाई होते हैं किसी और सप्लायर के, तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब अगर वो खुद का गुड्स सप्लाई नहीं करके वो किसी सप्लायर का गुड्स अपने पास रख के फिर वो मार्केट में सप्लाई करता है, मींस एक चैनल बन जाती है। सप्लायर पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लाई करेगा, आफ्टर दैट इट विल बी सप्लाई टू द कस्टमर इन द मार्केट, तो उसे बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। वो केवल ऑपरेटर का बिजनेस करेगा। तो देखो यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। जो भी पर्सन, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी और सप्लायर का गुड्स या सर्विसेज आगे देता है तो उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को उस सप्लायर से टीसीएस का अमाउंट भी क्या करना होता है? कलेक्ट करना होता है। देखो इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मिस्टर ए सप्लायर है, यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो मार्केट में सप्लाई कर रहा है। बायर है यहाँ पर मिस्टर बी, गुड्स का कॉस्ट है, यहाँ पर गुड्स है 1000 रुपीज का और उसके ऊपर जीएसटी है 5%। तो मिस्टर ए ने किसको सप्लाई कर दिया? यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लाई कर दिया और ई कॉमर्स ऑपरेटर आगे किसको सप्लाई कर देगा? यहाँ पर मिस्टर बी बायर को सप्लाई कर देगा। 1000 रुपीज का गुड्स है, यहाँ पर मिस्टर ए ने दे दिया ई कॉमर्स ऑपरेटर को। ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना खुद का बिलिंग करके किसको दे देगा? आगे मिस्टर बी को दे देगा। तो यहाँ पर जो बिलिंग जाएगी वो कितने रुपए की है? 1000 प्लस 5% का जीएसटी लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1050 रुपीज का हो जाएगा, 1050 रुपीज। और उसके बाद यहाँ पर ये जो 1050 रुपीज है कस्टमर डायरेक्टली सप्लायर को पे नहीं करेगा। अगर कस्टमर डायरेक्टली सप्लायर को पे कर रहा है तो फिर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। यहाँ पर कस्टमर डायरेक्टली पेमेंट सप्लायर को नहीं करेगा, कस्टमर पेमेंट किसको करेगा? यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को करेगा और ई कॉमर्स ऑपरेटर उसके बाद किसको पेमेंट करेगा? सप्लायर को पेमेंट करेगा। तो कस्टमर से कितने रुपए कलेक्ट किए? उसने 1050 रुपीज कलेक्ट करके वो किसको दे देगा? सप्लायर को दे देगा। अब यहाँ पर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो अपनी जो सर्विसेज दे रहा है यहाँ पर सप्लायर का गुड्स आगे कस्टमर को सेल करने की, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कुछ चार्ज करेगा क्या? कमीशन वगैरह? यस, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता है? एक फिक्स्ड कमीशन चार्ज करता है जो भी सप्लायर को सर्विसेज देते हैं उस अमाउंट पे। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर 10% का कमीशन चार्ज करता है। तो 1000 रुपीज का गुड्स था, 1000 रुपीज के गुड्स पे उसका कमीशन कितना हो गया? 10% का अगर वो कमीशन चार्ज करता है तो 100 रुपीज का कमीशन कौन रखेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा? अपनी एक सेपरेट बिलिंग उसकी हो जाएगी 100 रुपीज की। तो 100 रुपीज का सर्विस और कमीशन के ऊपर आपको पता है 18% का जीएसटी लगता है। तो 100 रुपए पे 18% जीएसटी लगा के 118 रुपए वो कौन रखेगा? यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी बिलिंग बना के किसको दे देगा? 100 रुपए की बिलिंग बना के दे देगा और उस पर 18% जीएसटी लगा के किसको दे देगा? मिस्टर ए सप्लायर को दे देगा। क्लियर है? अब देखो मिस्टर ए है, उसने अपना बिलिंग कितना बना के दिया था? 1000 रुपीज का बिलिंग बना के दिया, उस 50 रुपए का क्या है? जीएसटी, यानी 1050। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर किसको 1050 रुपीज तो किसको पे कर देगा? मिस्टर ए को। और मिस्टर ए ई कॉमर्स ऑपरेटर को कितना पे कर देगी? 100 रुपए का तो कमीशन हो गया, उस पर 18% जीएसटी 118 रुपए। तो मिस्टर ए 118 रुपए किसको देगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर को। और ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पर मिस्टर ए को कितना दे देगा? 1050 रुपीज से देगा। तो यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर नेट पेमेंट कर देगा कितना? मिस्टर ए को 1050 में से लेस कर देगा 118 रुपए। जो भी बचा हुआ पेमेंट है वो किसको दे देगा? वो मिस्टर ए को दे देगा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर टीसीएस की। तो टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। जो भी सप्लायर अपना गुड्स या सर्विसेज किसके थ्रू सप्लाई करते हैं? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर गुड्स की वैल्यू पे 1% टीसीएस भी सप्लायर से क्या करता है? कलेक्ट करता है। तो देखो इस केस में गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 1000 रुपीज का गुड्स था, उस पर 50 रुपीज जीएसटी का था। तो हम यहाँ पर जब गुड्स की वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें एक्सक्लूडिंग जीएसटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर गुड्स की वैल्यू 1000 रुपीज की है, तो 1000 रुपीज
रुपीज पे TCS भी ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट करेगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर 1000 रुपीज के ऊपर 1% यानी 10 रुपीज का क्या करेगा, TCS भी साथ में सप्लायर से कलेक्ट करेगा। तो वो यहाँ पर 118 रुपये तो कमीशन का चार्ज कर रहा है, 10 रुपये TCS भी कलेक्ट करेगा, 128 रुपीज टोटल अपने पास रखेगा। और उसमें से 1050 रुपीज जो उसको देने हैं मिस्टर ए को, उस 1050 रुपये में से 128 रुपये डिडक्ट करके वो यहाँ पर क्या कर देगा, बचा हुआ पेमेंट मिस्टर ए को दे देगा। अब देखो गवर्नमेंट की बात, जब हम बात करते हैं पेमेंट की, तो यहाँ पर मिस्टर ए ने जो बिलिंग बना के दी थी 1000 रुपीज की, उसमें 50 रुपये का GST, तो मिस्टर ए जो है वो अपने GSTR 1 में शो करेगा 1000 रुपये का सप्लाई, और जो 50 रुपये का GST है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसने बिलिंग बना के दी थी किसको, मिस्टर ए को, कि मैंने 100 रुपये का मैंने आपको सर्विसेज दी है, उसके बदले में 100 रुपये का मेरा कमीशन बनता है और 18 रुपये का GST बनता है। तो यहाँ पर 100 रुपये का जो पेमेंट है वो तो चला गया, वो तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की इनकम होगी क्योंकि उसने कमीशन लिया, और 18% का जो GST 18 रुपये का ई कॉमर्स ऑपरेटर किसको पे कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा, और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिल जाएगा, मिस्टर ए को मिल जाएगा, क्योंकि मिस्टर ए के पास गई है बिलिंग, तो मिस्टर ए ने एक तरह से सर्विसेज ली है, सर्विसेज खरीदी है, तो सर्विसेज अगर उसने ली है तो आप जो भी परचेज करते हैं तो उस पर जो टैक्स लग के आता है उसका क्या मिल जाता है आपको, ITC। तो आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो 118 रुपये का बिलिंग है उसमें से 100 रुपये का तो खर्चा हो जाएगा, और 18 रुपये का यहाँ पर ITC कौन क्लेम कर लेगा, मिस्टर ए क्लेम कर लेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर 10 रुपये जो TCS का कलेक्ट होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने जो TCS का कलेक्ट किया है वो एक सेपरेट फॉर्म होता है GSTR 8, उसमें यहाँ पर GSTR 8 में वो शो करेगा मिस्टर ए का कितना माल सप्लाई किया है और उसके अगेंस्ट में इतना TCS कलेक्ट किया है। तो 10 रुपये का जो TCS आपका जो कितने रुपए का है, 1000 रुपीज पे 1%, 10 रुपये का जो TCS है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर किसको दे देगा, यहाँ पर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा, और वो मिस्टर ए सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो हो जाएगा। कंप्लीट है। तो यहाँ पर TCS के प्रोविजंस कैसे एप्लीकेबल होते हैं वो आप लोग को क्लियर है, बस ये ध्यान में रखना, ई कॉमर्स ऑपरेटर पर एप्लीकेबल होंगे, ई कॉमर्स प्रोवाइडर पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। देखो सेकंड, यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग की हम बात करते हैं, तो TCS के केस में रिटर्न फाइलिंग कैसे रहेगी, यहाँ पर देखो सप्लायर को तो एक फॉर्म भरना है GSTR 1 जिसमें वो सप्लाई दिखा देगा, कितने रुपए की सप्लाई दिखाएगा, वो बोलेगा मैंने 1000 रुपये का सप्लाई दिया है, और यहाँ पर क्या है मेरा 50 रुपये का GST है, ठीक है, वो 50 रुपये का GST पे कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट उसके GSTR 2A में यहाँ पर शो हो जाएगा, क्या शो होगा उसकी GSTR 2A में, मिस्टर ए की बात कर रहे हैं, सप्लायर की GSTR 2A क्या होता है, जो भी उसने गुड्स या सर्विसेज परचेज करी है उसका ITC GSTR 2A में शो हो जाता है। तो यहाँ पर उसने ई कॉमर्स ऑपरेटर की सर्विसेज ली है, किसने, सप्लायर ने, तो सप्लायर ने कितने रुपए की सर्विसेज ली थी, 100 रुपए की सर्विसेज ली थी, उस पर 18% GST यानी 118 रुपये पे किया टोटल, तो 18 रुपये का ITC उसको GSTR 2A में शो हो जाएगा, किसको, मिस्टर ए को। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, तो ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लायर को GSTR 1 में सप्लाई दिखानी है, और GSTR 2A में जो उसने ई कॉमर्स ऑपरेटर की सर्विसेज ली है उसका ITC रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ई कॉमर्स ऑपरेटर की हम बात करते हैं, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करना है GSTR 8, जो TCS उसने कलेक्ट किया है उसके रिगार्डिंग उसको GSTR 8 फाइल करना है, और GSTR 8 नेक्स्ट मंथ की 10th तक आपको फाइल कर देना है। उसमें आप शो करोगे आपने किस पर्सन का कितना गुड्स आगे सप्लाई किया है, और उसके अलावा आपने कितने रुपए का TCS सप्लायर से कलेक्ट किया। देखो अब यहाँ पर GSTR 8 में वो शो करेगा कि मैंने 1000 रुपीज का गुड्स आगे सप्लाई किया है मिस्टर ए का, और उसके ऊपर 1% TCS 10 रुपीज का TCS कलेक्ट किया है। तो ये 1000 रुपीज की सप्लाई GSTR 8 में भी शो हो रही है, और उधर मिस्टर ए ने अपने GSTR 1 में भी शो करी है। तो देखो डिपार्टमेंट के पास एक क्रॉस चेकिंग का बहुत अच्छा मोड हो जाता है। डिपार्टमेंट ये चेक करेगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अपने GSTR 8 में जो सप्लाई दिखा रखी है और इधर जो GSTR 1 में जो सप्लायर ने सप्लाई दिखा रखी है वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों में कोई भी मिसमैच अगर गवर्नमेंट को दिख जाता है तो गवर्नमेंट उस मिसमैच को पकड़ लेती है, इसका मतलब किसी न किसी ने टैक्स की चोरी करी है। तो यहाँ पर दोनों को नोटिस गवर्नमेंट दे देगी कि मिस्टर ए को भी और ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी, कि ये नोटिस चला जाएगा कि दोनों में से किसी एक पर्सन ने सप्लाई सही शो नहीं करी है, किसी एक हैंड से क्या हुई है, गलती हुई है। दोनों को नोटिस गया है, दोनों पार्टी को टाइम लिमिट मिला है, दोनों पार्टी अगर उस टाइम लिमिट में करेक्ट कर देती है जिससे भी गलती हुई है तब तो ठीक है, बट बोथ द पार्टीज डिडंट करेक्ट। अगर दोनों पार्टी ने करेक्ट नहीं किया टाइम लिमिट में तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि सप्लायर के हैंड से गलती हुई है, सप्लायर ने GSTR 1 में गलत सप्लाई दिखाई है। ये नहीं माना जाएगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के हैंड से गलती हुई है। क्लियर है।
तो सप्लायर के हैंड से गलती मान के सप्लायर का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थोड़ा बढ़ा देंगे और जो भी बढ़ता है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उसके ऐड हो जाएगा। कंप्लीट है। देखो नेक्स्ट है कि यहाँ पर जीएसटीआर 8 तो फाइल किया ही है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने। ई कॉमर्स ऑपरेटर को इसके एडिशन में एक एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करना होगा। क्या फाइल करना होगा? एनुअल स्टेटमेंट। कब तक फाइल करना होता है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर तक फाइल करना होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर ने जो एनुअल स्टेटमेंट फाइल करता है उसमें अगर कोई भी ओमिशन, कोई भी इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स गलती से चले जाते हैं अनइंटेंशनली, तो वो उसको टाइम लिमिट में क्या कर सकता है? करेक्ट कर सकता है। बट डिपार्टमेंट का ऑडिट या डिपार्टमेंट का स्क्रूटनी के बाद यहाँ पर उसको इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स के बारे में बताया जाता है, देन ही कांट रेक्टिफाई, उसके बाद वो रेक्टिफाई नहीं कर सकता है। कंप्लीट है। देखो समटाइम्स क्या होता है, डिपार्टमेंट की कुछ प्रोसीडिंग चलती है सप्लायर के ऊपर, तो सप्लायर पे जब प्रोसीडिंग चल रही है तो डिपार्टमेंट को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो डिपार्टमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर की हेल्प ले सकता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर से कोई इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो डिपार्टमेंट कैन कॉल सच इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द ई कॉमर्स ऑपरेटर, एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर हैव टू प्रोवाइड ऑल सच इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स विद इन 15 वर्किंग डेज। अगर वो नहीं प्रोवाइड करवाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर तो इस केस में 25,000 रुपीज का पेनल्टी चार्ज हो जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर पे। क्लियर है? तो देखो आपके सारे प्रोविजंस कंप्लीट है टीसीएस के, किसको कौन से रिटर्न फाइल करने हैं, किसको कितना टैक्स पे करना है, किसको कितना क्रेडिट मिल जाएगा। और अभी एक रिसेंट एक सर्कुलर भी इशू हुआ है गवर्नमेंट का, 7848/2018 में 5 नवंबर 2018 में फाइल हुआ था। ये सर्कुलर पास हुआ था जिसमें टी बोर्ड ऑफ इंडिया का था। टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो ऑनलाइन ऑक्शनिंग में लगी हुई है, ऑनलाइन बिडिंग करती है टी प्रोड्यूसर्स के लिए, तो क्या टी बोर्ड ऑफ इंडिया को भी आप ई कॉमर्स ऑपरेटर मानेंगे क्या? तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो टी प्रोड्यूसर्स होते हैं तो वो डायरेक्टली मार्केट में नहीं सेल करके वो टी बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू क्या करते हैं, मार्केट में अपनी सप्लाई करते हैं। और टी बोर्ड ऑफ इंडिया का खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बना हुआ है जिसपे वो ऑनलाइन बिडिंग एक्सेप्ट करते हैं, ऑनलाइन ऑक्शनिंग करवाते हैं। तो सप्लायर क्या करता है, अपने बिहाफ पे एक ऑक्शनायर होता है, यहाँ पर सप्लायर है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया है और साथ में एक ऑक्शनायर होता है जो ऑनलाइन बिडिंग करता है और उधर मार्केट में बायर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो सप्लायर का माल सप्लाई होता है टी बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू, तो सप्लायर जो है वो अपना चैनल किसके थ्रू जा रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। तो इसमें टी बोर्ड ऑफ इंडिया को भी ई कॉमर्स ऑपरेटर मानेंगे और सप्लायर से वो भी क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। इवन इसमें तो एक ऑक्शनायर भी होता है जो ऑनलाइन बिडिंग लगाता है, तो वो ऑक्शनायर की सर्विसेज कौन किसको दे रहा है, यहाँ पर ऑक्शनायर की सर्विसेज दी जाती है। तो सप्लायर के बिहाफ पे जो ऑक्शन लगाता है तो उसके बदले में भी टी बोर्ड ऑफ इंडिया उसको क्या करती है, पेमेंट करती है, तो उसके साथ भी क्या करती है, टीसीएस कलेक्ट करती है। तो सप्लायर और ऑक्शनायर दोनों से यहाँ पर टीसीएस कलेक्ट किया जाता है।